एटीसी इंटरनेशनल के नीट लेक्चर सीरीज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में। सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी के क्रम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट आता है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू गैसेस। गैस के अंदर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैसे करते हैं और उसका क्या रिजल्ट मिला, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है, इसमें हम लोग कुछ समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक छोटी सी ट्यूब बना रखी है। यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से लेके हमने ये क्या किया, यहाँ पे हमने इस तरह से एक ट्यूब बना रखी है यहाँ पे पहले से ही। और ये जो ट्यूब है, ट्यूब के ऊपर यहाँ पे नॉब्स लगा दिया है। और ये जो नॉब्स है, नॉब्स में यहाँ पे कॉर्क लगा के इसको सील कर दिया है यहाँ से। और इस कॉर्क के थ्रू जब चाहे हम कॉर्क को खोल सकते हैं, जब चाहे यहाँ से इसको हम बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपने ट्यूब यहाँ पे देख रहे हो, इस ट्यूब में इस कॉर्क के थ्रू हमने यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगा रखा है। वैक्यूम पंप क्या है? एक ऐसा पंप है जो ट्यूब के अंदर से हवा खींच करके ट्यूब के अंदर वैक्यूम क्रिएट करा सके। क्या करा सके? वैक्यूम क्रिएट करा सके। वैक्यूम क्रिएट कराने का मतलब यह है कि इसमें से गैस के पार्टिकल को, गैस के मॉलिक्यूल को या गैसियस एटम को क्या करिए, बाहर की तरफ सक कर ले या बाहर की तरफ यहाँ पे ये खींच ले। इस तरह से हमने क्या किया कि इस ट्यूब के अंदर जो गैसेज थी उसमें से मैक्सिमम गैसेज के हमने वैक्यूम पंप के थ्रू क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। अब इसमें जो गैस के पार्टिकल बचे हैं, गिने चुने आपको धक्का धुक्का पार्टिकल यहाँ पे दिख रहे हैं गैस के, यानी कि गैस के पार्टिकल का प्रेशर अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेरी लो प्रेशर पे हमारे गैस के पार्टिकल यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो हमने गोल गोल सा बना रखा है, ये आपके कह सकते हो कि ये जो है यहाँ पे क्या है, ये हो जाएंगे गैसियस या गैस पार्टिकल हो जाएगा। गैस पार्टिकल्स का मतलब यहाँ पे एटम हो सकता है या मॉलिक्यूल भी आप ले सकते हो। क्या ले सकते हो? एटम कह सकते हो या मॉलिक्यूल कह सकते हो। ये किस पे हैं? वेरी लो प्रेशर पे हैं। किस पे हैं ये? वेरी लो प्रेशर पे। प्रेशर लो कैसे हुआ? क्योंकि हमने ट्यूब के अंदर से मैक्सिमम गैसेस को क्या किया, निकाल लिया। नेक्स्ट थिंग इसमें हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से हमने यहाँ पे ये रेड कलर से जो हमने घेर के रखा हुआ है, यहाँ पे हमने यहाँ पे मेटल के इलेक्ट्रोड लिए हैं। तो एक मेटल का इलेक्ट्रोड ये है और दूसरा मेटल का इलेक्ट्रोड हमारे पास यहाँ पे है। ये दोनों इलेक्ट्रोड जो अपने पास है यहाँ पे, इन दोनों इलेक्ट्रोड में से हम इनका अलग अलग नाम रख रहे हैं। यहाँ पे एक को हम बोल रहे हैं, एक इलेक्ट्रोड को, इस वाले को हम बोल रहे हैं कि हमारा कैथोड है, और दूसरा वाला हमारा क्या है, ये हमारा जो इधर वाला हमारा है ये कैथोड है, और इस वाले इलेक्ट्रोड को हम एनोड कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एनोड कह रहे हैं। कैथोड एनोड किस, इसके चार्ज के बेसिस पे इसको कह रहे हैं कि इस पे चार्ज कैसा है, इस बेसिस तो हमने यहाँ पे कैथोड एनोड इसको नाम दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ से हटा दें तो आपको और बेहतर दिखेगा। ठीक है, यहाँ से क्या किया, इस वाले को हमने कैथोड कहा है और इधर वाले को हमने क्या कहा है, एनोड कहा है। फिर यहाँ से हमने एक वायर निकाला हुआ है और वायर निकाल करके यहाँ पे इसको किसी बैटरी या किसी विद्युत सोर्स से हमने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज बहुत हाई है। यहाँ पे किसी पोटेंशियल बैरियर से इसको आपने कनेक्ट करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल क्या है, बहुत हाई है। ये पोटेंशियल कितना हाई है, ये लगभग ये कह सकते हो 20,000 वोल्ट के आसपास होता है पोटेंशियल। कितना होता है? 20,000 वोल्ट के आसपास होता है। 20,000 के वोल्ट के पोटेंशियल हमने क्रिएट किया और कैथोड पे हमने रखा नेगेटिव चार्ज और एनोड पे हमने रखा पॉजिटिव चार्ज। मतलब दो प्लेटें हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है। दोनों एक ट्यूब के अंदर लगी हुई हैं और ट्यूब के अंदर गैसेज जो है बहुत लो प्रेशर पे हैं। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो था, ये वाला जो इलेक्ट्रोड है, एनोड है, हमने एनोड के पास यहाँ पे एक फ्लोरोसेंट मटेरियल या फास्फोरेसेंट मटेरियल की लेप लगा दी। ये फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या होता है? एक ऐसा मटेरियल है जिसपे जैसे ही कोई पार्टिकल जाके टकराएगा तो वहां से वो चमक उत्पन्न करेगा। क्या करेगा? ग्लो उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो इस तरह के मटेरियल को हम बोलते हैं फ्लोरोसेंट मटेरियल या फास्फोरेसेंट मटेरियल। फ्लोरोसेंट मटेरियल, फास्फोरेसेंट मटेरियल में सिर्फ इतना अंतर अभी आप समझ सकते हो कि अगर कोई पार्टिकल किसी सरफेस से टकराया, वहां से तुरंत चमक उत्पन्न हो गई, तो इस तरह के मटेरियल को हम बोलते हैं फ्लोरोसेंट मटेरियल। लगभग 10⁻⁻8 सेकंड के अंदर एक ग्लो प्रोड्यूस हो जाता है। और अगर ये ग्लो प्रोड्यूस होने में थोड़ा सा समय लगता है तो उसको हम फास्फोरेसेंट मटेरियल कहते हैं। तो यहाँ पे आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो, या फ्लोरोसेंट कर सकते हो या फास्फोरेसेंट कर सकते हो। हालांकि एनसीईआरटी में आपका एक फास्फोरेसेंट मटेरियल लिखा हुआ है, तो आप फास्फोरेसेंट कह सकते हो। मैंने दोनों लिख दिया है, फ्लोरोसेंट मटेरियल या नीचे हमने क्या लिख दिया है, फास्फोरेसेंट मटेरियल लिख दिया है। उसकी हमने लेप लगा दी। फिर हमने क्या अनुभव किया कि यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट में क्या पता चला कि कुछ किरणें हैं जो कैथोड से निकल रही हैं और कैथोड से निकल करके कहाँ बढ़ रही हैं,
यहाँ से एनोड की ओर बढ़ रही हैं, एनोड की ओर बढ़ रही हैं, यहाँ पे यहाँ से बढ़ रही हैं यहाँ पे आके, और यहाँ पे जो ये एनोड के पीछे जो स्क्रीन पे हमने फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा रखा था, वहाँ पे चमक प्रोड्यूस कर रही है। यानी कुछ किरणें हैं जो यहाँ से निकल करके, कहाँ से, कैथोड से निकल के एनोड की ओर जा रही हैं। इसलिए हमने इस किरणों का नाम ही क्या रख दिया, कैथोड किरण रख दिया। क्यों रखा, क्योंकि इसकी ओरिजिन कहाँ से है, कैथोड से है। कहाँ से है, कैथोड से, कैथोड से निकली, इसलिए इसको हम क्या बोल दिए, कैथोड किरण कह दिए या कैथोड रेज कह दिए। ठीक है, कैथोड रेज कहाँ से निकली है, नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड से निकली हैं, तो बहुत ज्यादा हद तक संभव है कि इनके ऊपर भी कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। बाद में जब इसको एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया तो पाया गया कि हाँ सही है, कैथोड किरणों पे कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक अरेंजमेंट किया, और इस अरेंजमेंट में चूंकि हमने क्या किया, यहाँ से कैथोड से हमने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का फ्लो कराया, कहाँ पे, एनोड पे कराया, और किसकी प्रेजेंस में कराया, हाई वोल्टेज आप या हाई पोटेंशियल की प्रेजेंस में कराया ऐसी चीजें। इसी घटना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। यानी यहाँ पे हाई पोटेंशियल पे चार्ज था, और चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था। जब यहाँ से नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा, तो जो भी हमारी बैटरी क्या होगी, डिस्चार्ज होने लगेगी यहाँ पे। ठीक है, तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से इस ट्यूब के अंदर इन एटम के माध्यम से होते हुए धीरे धीरे एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक पहुंच गया। इसी घटना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, और इस पूरे एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब। जो ऑपरेटर्स हमारा है इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब बोलेंगे। जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब है ये हमने केस पे रखा है। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो है, जो हमने ये ट्यूब लिया है उसके अंदर हमने क्या लिया, गैसेज लिया है। इसलिए हमको यहाँ पे हम पूरे एक्सपेरिमेंट का नाम रख देंगे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब थ्रू, या इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू गैसेज कह देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन क्या मिला हमें, उस कंक्लूजन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मतलब कैथोड रेज के बारे में और डिटेल में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से जो किरणें ये निकली थी, जब इन किरणें की डिटेल प्रॉपर्टी का अध्ययन किया गया तो पाया गया कि इन सभी किरणों पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और डिटेल स्टडी में हमें यह पता चला कि इन सभी किरणों का मास बराबर है, यानी इनके मास में कोई भी चेंजेस नहीं है। यदि मास और चार्ज का रेशियो लें तो हमेशा ये रेशियो सेम निकल के आता था किसी भी कैथोड किरण के लिए। यानी इवन यदि हम इसके अंदर के जो गैस मॉलिक्यूल हमने लिया था, अगर हम गैस मॉलिक्यूल को बदल भी दें तभी भी इन किरणों का नेचर नहीं बदलता था। जिससे एक आम सहमत की कंडीशन ये बनी, या एक आम कंक्लूजन ये ड्रा हुआ कि जितने भी एटम हैं उसमें समान साइज के या समान इलेक्ट्रॉन और मास के रेशियो वाला एक पार्टिकल पाया जाता है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, और उसी पार्टिकल को फर्दर आगे चल के हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। ठीक है, तो आगे चल के हम थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल में समझते हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी हम किधर बढ़ गए, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ बढ़ गए। कुछ पॉइंट हमने ऑलरेडी यहाँ पे नोट कर रखा है, एक बार उसमें नजर डाल लीजिए, फिर एडिशनल बातें हम लोग और कर लेते हैं अभी। ठीक है, माइकल फैराडे थे, 1830 में इन्होंने पास किया क्या, इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कैथोड किरण में हमें पता चला कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, कैथोड से निकल करके एनोड की ओर जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि एटम के अंदर क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। और उस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को फर्दर और समझने के लिए एक नया एक्सपेरिमेंट किया, किसने, माइकल फैराडे ने 1830 में। और उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कराया, किससे, सोल्यूशन के थ्रू कराया, इलेक्ट्रोलाइट के। मतलब कोई आयनिक कंपाउंड का सोल्यूशन है तो उसको हम जनरली इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन कहते हैं। जैसे NaCl क्या है, एक प्रकार का NaCl का सोल्यूशन हम कहेंगे क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, या NaCl क्या एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, जब इन्होंने ऐसा कराया, जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराया किसमें, जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराया इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में, यानी एक सोल्यूशन लिया, समझ लो कि नमक को घोल के पास कर दिया, या नमक के जैसा कोई दूसरा मटेरियल लिया, उसमें पानी में घोल करके उसमें क्या किया, करंट पास कराया, करंट उसमें पास हो गई। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास हुई किसी इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में तो हमें क्या रिजल्ट मिला, रिजल्ट ये मिला कि रिएक्शन हो गया कहाँ पे, इलेक्ट्रोड पे। यानी हमने दो रॉड लिया, एक सोल्यूशन बनाया, सोल्यूशन में दोनों रॉड को डिप कर दिया, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज, तो हमने देखा वो रॉड के थ्रू करंट फ्लो हो गया। तो करंट फ्लो होने का मतलब क्या है कि अंदर कुछ ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो करंट को एक जगह से दूसरी जगह जाने में क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का पास होना भी क्या एक तरह से सब एटॉमिक पार्टिकल का एविडेंस ही है। ठीक है, इससे हमें क्या देखने को मिला कि रिएक्शन आकर्स एट इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड लगे थे उन इलेक्ट्रोड के पास कुछ रिएक्शन हुआ, कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ, और साथ ही साथ लिबरेशन एंड डिपोजिशन ऑफ मैटर एट इलेक्ट्रोड। कुछ मैटर, कुछ इलेक्ट्रोड पे कुछ चीजें डिपोजिट होकर इकट्ठा हो गई,
या कहीं पे ऐसा हुआ कि डिपॉजिट नहीं हुआ तो वहां कुछ बुलबुले के रूप में कुछ गैसेज निकल के या कुछ मैटर वहां से क्या हुआ, निकलने लगा। ठीक है, इसका मतलब जब हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में 2 इलेक्ट्रोड डाल करके इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो इलेक्ट्रिसिटी तो पास हुई, इसके अलावा दोनों इलेक्ट्रोड के पास में कुछ रिएक्शन हुआ और उस रिएक्शन में या तो किसी चीज का एवोल्यूशन हुआ, कोई चीज वहां से निकली, कोई सब्सटेंस या कोई मटेरियल बन के वहां से निकला, या इलेक्ट्रोड पे कोई भी एक मटेरियल आके इकट्ठा हो गया, डिपोजिशन हो गया। ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी का सीधा सा संबंध है एटम के अंदर, यानी इलेक्ट्रिसिटी का जो भी कंस्टिट्यूएंट है, जो भी पार्टिकल इन्वॉल्व है, जो जिम्मेदार है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इसका मतलब उस तरह के पार्टिकल एटम के अंदर भी हैं। इस बात का आइडिया लग गया इस छोटे से एक्सपेरिमेंट को, जिसने किसने कराया था इसको, माइकल फैराडे ने। ठीक है, माइकल फैराडे ने 1850 में स्टार्ट किया स्टडी किस पे, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पे। फिर इलेक्ट्रिकल जो डिस्चार्ज अभी आपने समझा था उस पर भी डिटेल्ड वर्क किसका था, माइकल फैराडे का ही था। लेकिन इससे करीब 20 साल बाद यहाँ पर, यानी करीब 20 साल पहले इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पास कर लिया था इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के थ्रू। उसके बाद किस पे काम शुरू किया इन्होंने, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब पे काम शुरू किया और इस पे ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किए। ही यूज्ड पार्शली इवैक्यूएटेड ट्यूब, उन्होंने एक ट्यूब लिया जिसमें से गैसेज को लगभग निकाल दिया, मतलब वैक्यूम क्रिएट नहीं किया, वैक्यूम क्रिएट होने ही वाला था कि रोक दिया, यानी गैसेज को बहुत लो प्रेशर पे लिया था, जैसा कि अभी आपने पिछले एक्सपेरिमेंट में देखा है। ठीक है, तो ये लिखा है ही यूज्ड पार्शली इवैक्यूएटेड ट्यूब कॉल्ड एज कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब, जिसको हमने क्या नाम दिया, कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब नाम दिया। ठीक है, इसके बाद इसी क्रम में जो कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब थी उसमें क्या क्या था, किन की चीजों से मिलकर बनी थी, तो जिसको हमने मौखिक रूप से भी आपको बताया समझाया, उसको हमने यहाँ पे पॉइंट में लिख दिया, एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो ट्यूब है, ट्यूब इज मेड अप ऑफ ग्लास, जो हमारी ट्यूब थी नीले कलर की जो हमने बनाया था वो किससे मिलकर बनी है, ग्लास से मिलकर बनी थी। कंटेनिंग 2 थिन मेटल इलेक्ट्रोड, जिसमें क्या है, मेटल के 2 छोटे छोटे इलेक्ट्रोड थे, जिसमें एक को हमने कैथोड कहा था, दूसरे को क्या कहा था, एनोड कहा था। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू ट्यूब ऑब्जर्व्ड एट वेरी लो प्रेशर, जब इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास की गई या इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कराया गया, उसमें प्रेशर क्या रखा गया, बहुत ही कम रखा गया, वेरी वेरी लो प्रेशर ऑफ गैस एट वेरी हाई वोल्टेज, और वोल्टेज क्या रखा गया, बहुत ज्यादा रखा गया। मैंने आपको बताया था लगभग कितने वोल्टेज का, लगभग 20,000 वोल्टेज के आसपास तक का वोल्टेज वहां पे रखा गया इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कराने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे। और क्या क्या था इसमें, प्रेशर एडजस्टेड बाय इवैक्यूएशन ऑफ द ग्लास ट्यूब, ग्लास के ट्यूब के अंदर का जो प्रेशर है, हमको प्रेशर को लो रखना है या प्रेशर को जितना भी रखना है उसको हम कैसे एडजस्ट करते थे, वैक्यूम पंप लगा के हमने दिखाया था। वैक्यूम पंप से गैस को बाहर निकालना, और बाहर निकालने को हम बोलते हैं इवैक्यूएशन, यानी हम प्रेशर को कैसे कंट्रोल करते थे, हमें लो प्रेशर करना था तो अंदर से गैस के पार्टिकल को कुछ बाहर खींच लेते थे सक्शन पंप लगा करके, तो फिर अंदर का प्रेशर क्या हो रहा था, कम हो जा रहा था। तो जितना भी प्रेशर चाहिए हम प्रेशर कंट्रोल कर लेते, कैसे, प्रेशर को एडजस्ट करते थे इवैक्यूएशन ऑफ द ग्लास ट्यूब, ट्यूब के अंदर से गैसेज को निकाल के उसका हम प्रेशर एडजस्ट कर ले रहे थे। ठीक है, एट हाई वोल्टेज, जब वोल्टेज बहुत हाई था, करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू स्टीम ऑफ पार्टिकल, जब वोल्टेज बहुत ज्यादा हमने रखा तो करंट पास होने लगा, मतलब एक इलेक्ट्रोड से कुछ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल निकल कर दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर जाने लगे। तो एट हाई वोल्टेज करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू स्टीम ऑफ पार्टिकल नेगेटिव इलेक्ट्रोड, है ना, फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जो पार्टिकल निकले वो कहां से निकले, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जिसको हमने क्या नाम दिया था, कैथोड कहा था, टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड, यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड से कुछ किरणें निकली और निकल के किधर गई, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर। दस इस प्रकार दिस रेज आर कॉल्ड एज कैथोड रेज, इसलिए इन किरणों को क्या नाम दिया गया था, कैथोड रेज कहा गया था, या इसको कैथोड रेज पार्टिकल भी कहा गया था। ठीक है, क्योंकि किरणें कहां से निकली थी, कैथोड रेज से निकली थी। ठीक है, द परफोरेटेड एनोड एंड फास्फोरेसेंट मटेरियल, जैसे कि जिंक सल्फाइड कोटेड बिहाइंड एनोड, क्या कह रहा है कि यहां पे जो हमने लिया था, यहां पे हमने ये क्या लिया, फ्लोरोसेंट मटेरियल ले लिया, क्या, जिंक सल्फाइड ले लिया, यहां पे क्या ले लिया, जिंक सल्फाइड ले लिया, जो कि एक तरह का क्या था, यहां पे ये फ्लोरोसेंट मटेरियल या फास्फोरेसेंट मटेरियल था। तो इसी के बारे में तीसरा पॉइंट यहाँ पे कि यह परफोरेटेड एनोड, एनोड के अंदर हमने महीन महीन छिद्र कर दिए जिससे पार्टिकल उसके आर पार जा सके,
एंड फास्फोरेसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड कोटेड बिहाइंड एनोड, और एनोड के पीछे हमने क्या किया, जिंक सल्फाइड की लेप लगा दी। इज यूज्ड, इसको हमने यूज किया तो क्या हुआ, देन ब्राइट स्पॉट अपीयर, तब हमें जो एनोड था, एनोड के पीछे क्या हुए, कुछ चमकीले स्पॉट हमें देखने को मिले, कुछ चमक देखने को मिली। ड्यू टू स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल बिहाइंड एनोड, क्योंकि एनोड के पीछे क्या रहे थे, कुछ पार्टिकल की स्ट्रीम या कई सारे पार्टिकल पूरी किरणें एक साथ वहां पे क्या कर रही थी, जाके टकरा रही थी। सो कैथोड रेज या कैथोड रेज पार्टिकल, इन्हीं को हमने क्या कहा, एनोड के पीछे मिल रही थी, इन्हीं को कैथोड रेज या कैथोड रेज पार्टिकल कहा गया। हमने क्या किया कि एनोड में महीन में एक छिद्र कर दिया, तो जो कैथोड से जो किरणें चल के आई, इन छिद्रों से होकर के इसके पीछे गई, और पीछे दीवार पे हमने जिंक सल्फाइड लगा रखा था, जैसे जिंक सल्फाइड पे टकराई वहां पे चमक उत्पन्न करी। ठीक है, तो वो किरणें कहां से निकल के आई थी, कैथोड से निकल के आई थी, एनोड के पीछे तक गई, इसलिए इनको हमने क्या कहा, कैथोड रेज या कैथोड रेज पार्टिकल। कैथोड रेज आर नॉट विजिबल बट देयर बिहेवियर कैन बी स्टडीड बाय फास्फोरेसेंट मटेरियल प्रोड्यूसेस ग्लो व्हेन हिट बाय देम। कैथोड किरणों को हम आंखों से देख नहीं सकते, नेकेड आई से इसको हम देख नहीं सकते, लेकिन कैथोड किरणों के फास्फोरेसेंट मटेरियल या फ्लोरोसेंट मटेरियल पर टकराने की वजह से जो चमक उत्पन्न होती थी, उस चमक के आधार पर हम समझ गए कि पीछे किरणें जाके टकरा रही हैं। ठीक है, तो मटेरियल कौन सा है यहाँ पे आप यूज करोगे, फास्फोरेसेंट यूज करोगे। एनसीईआरटी में फास्फोरेसेंट ही लिखा है, तो आप आंसर में फास्फोरेसेंट ही क्लिक करोगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे पहले आप टीवी देखते थे, पहले टीवी आप देखते थे कि टीवी जैसे जो बड़ी वाली पिक्चर ट्यूब वाली टीवी होती थी, कि जब उसमें जैसे आप कनेक्शन लगाते थे बिजली का, तो उसमें झिरझिर झिरझिर आता था, फिर उसके बाद वही इमेज में कन्वर्ट हो जाता था थोड़े समय के बाद, जब बाहर सिग्नल मिलता था। तो उसका जो पिक्चर ट्यूब होता था टेलीविजन का, तो टेलीविजन का जो पिक्चर ट्यूब होता था वो क्या था, स्क्रीन कोटेड विथ फ्लोरोसेंट मटेरियल या फास्फोरेसेंट मटेरियल से कोटिंग की गई होती थी। तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का एक बढ़िया एग्जांपल था पिक्चर ट्यूब। हालांकि अब तो वो टीवी भी क्या है, धीरे धीरे यहाँ से गायब होती जा रही है। उसके बाद एलसीडी आई, अब एलईडी आ गई, अब एलईडी के आगे कुछ नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो अब पिक्चर ट्यूब देखना भी बहुत सारे बच्चों के लिए संभव नहीं है, क्योंकि पिक्चर ट्यूब की टेक्नोलॉजी और टीवी लगभग मार्केट से क्या हो गई, रिप्लेस हो गई। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ और थोड़ी सी इसमें। इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड कैथोड रे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। कैथोड किरणों का जब डिटेल अध्ययन किया गया तो पाया गया कि अगर कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की गई है तो किरणें हमेशा क्या चलेंगी, एक सीधी रेखा में आगे की ओर बढ़ेंगी। इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज फील्ड। अगर हम इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखे हैं तो हमेशा चूंकि किरणें नेगेटिव चार्ज की थी, तो पॉजिटिव चार्ज वाली फील्ड की तरफ क्या होती है, मुड़ जाती हैं। कैथोड रेज आर कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इससे हमको क्या पता चला कि जो कैथोड किरणें हैं किससे मिलकर बनी है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिसको हमने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन कह दिया इसको। ठीक है, कैथोड रेज नॉट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोड एंड नेचर ऑफ गैस टेकन इनसाइड। मैंने पहले भी बताया था कि ट्यूब किस मटेरियल का बना है, उसमें गैस कौन सा लिए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैथोड किरणें जो है हमेशा एक जैसी ही निकलती हैं। ठीक है, कंक्लूजन क्या था, इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एटम। इतना सब कुछ करने के बाद हमें क्या पता चला कि जितने भी एटम हैं उन सभी एटम में इलेक्ट्रॉन है। क्यों, क्योंकि गैस कोई भी रखें हमें किरणें क्या मिल रही थी, सेम मिल रही थी। इससे हमें कंक्लूजन मिल गया कि जो भी हमारे पास जो कैथोड किरणें थी उनका नेचर सेम होने का मतलब क्या हुआ कि सभी के सभी एटम में इस तरह के पार्टिकल्स हैं, यानी इलेक्ट्रॉन क्या है, सभी प्रकार के एटम में पाया जाता है। ठीक है, तो इसी को आपने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म नाम के हेडिंग से आप समझ सकते हो। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण टर्म आता है चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास रेशियो क्या कभी बदलता है कि नहीं बदलता है। अगर बदलता है तो इलेक्ट्रॉन कई प्रकार के हो सकते हैं, और अगर नहीं बदलता है तो इलेक्ट्रॉन एक ही प्रकार के होंगे। तो इसके लिए कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए जिससे हम इसका चार्ज और मास निकालने की कोशिश की है इलेक्ट्रॉन की, और इससे हमें यह पता चला कि इसका E/m रेशियो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। इस क्रम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया गया था मुल्कन के द्वारा, आयर ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जिससे यह सिद्ध हो गया कि सभी इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज का रेशियो क्या है, सेम है। यानी कैथोड किरणें चाहे जिस गैस से चाहे जिस सोर्स से निकली हों, उसका E/m यानी कि इलेक्ट्रॉन बाई मास रेशियो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का शेप साइज एक ही है, वो चाहे किसी भी एटम से निकल रहा हो। तो इसके क्रम में कुछ बातें और हुई थी, उसको हम समझ लेते हैं।
कि चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन थे 1897 में मेजर किया था E/m रेशियो यूजिंग कैथोड रेज ट्यूब। कैथोड रेज ट्यूब की सहायता से जो थॉमसन थे ये 1897 में कैथोड किरणों की स्टडी, कैथोड रेज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही इन्होंने क्या किया था, E/m रेशियो इन्होंने कैलकुलेट कर लिया था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मास रेशियो क्या किया था, निकाल लिया था। बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, ये पर्टिकुलर लिखा, परपेंडिकुलर देना आप, PERPENDINCULAR, इसको हम लिख दें नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, क्या है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इसको परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है। कैसे इन्होंने मेजर किया था उसका मेथड यहां पे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को, दोनों के, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उसके ठीक 90 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर करके और फील्ड के स्ट्रेंथ को कम ज्यादा कर करके, डिफ्लेक्शन के पैटर्न को नोटिस कर करके इन्होंने E/m रेशियो कैलकुलेट कर लिया था 1897 में ही। किसने, जे थॉमसन ने। ईच अदर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे इलेक्ट्रॉन अगर सीधे सामने की तरफ जा रहा है तो इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट बदल बदल के ये जो कैथोड किरणें के मोड़ने की जो टेंडेंसी थी उसको मेजर किए, और देखे कि कहीं भी मास बदलेगा तो मोड़ने की टेंडेंसी बदलेगी, लेकिन न मास बदला न मोड़ने की टेंडेंसी बदली, तो E/m रेशियो इन्होंने इजिली निकाल लिया था। किसने, थॉमसन ने, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी ओवरऑल किसके जिम्मे जाती है, थॉमसन के नाम ही चली जाती है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के नाम से ही चला जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे फर्दर फिर हम कुछ बात और कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा स्क्रीन पे लाइट बढ़ा लें। थॉमसन कैलकुलेटेड E/m 1.758820 10⁻11 कूलम पर केजी, इतना इन्होंने E/m रेशियो निकाला था। किसने, थॉमसन ने, ठीक है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकालने के लिए जो भी बताया था आयर ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है। R.A. मुलिकन नाम के एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिन्होंने क्या किया, डिराइव किया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय आयर ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। 1906 से 1914 के बीच में एक्सपेरिमेंट इन्होंने बहुत सारे किए मुलिकन ने, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है उसको इन्होंने कैलकुलेट किया। ही कैलकुलेटेड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो चार्ज इन्होंने कैलकुलेट किया था 1.6 10⁻19, ये 19 है, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा बाद ही हो जाएगा -19, ठीक है। जो यहाँ पे मुलिकन ने जो चार्ज कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रॉन का 1.6 10⁻19 कूलम किया था। प्रेजेंट टाइम में, आज के डेट में जो एक्सेप्टेड वैल्यू है जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.602176 10⁻19। इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो जाने के बाद जो आज की डेट में हम इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज कैलकुलेट करते हैं वो इतना है, और इतना उन्होंने, मुलिकन ने कब कर दिया था, 1906 से 1914 के बीच के एक्सपेरिमेंट के दौरान ही आयर ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की सहायता से इसको क्या किया था, कैलकुलेट कर दिया था। अब हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है और E/m पता है, तो आराम से इलेक्ट्रॉन का मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कैलकुलेटेड एज, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन E/m, E कट जाएगा, केवल m बचेगा यहाँ पे। तो इसका दोनों का रेशियो निकाल लिए, इतना आएगा, इतने किलोग्राम आ जाएगा इसका 9.1094 10⁻31, ये आ जाएगा किसके, हमारे इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो आप यहाँ से देख सकते हो, कैसे निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल में आज हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन के बारे में समझा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, यदि इस तरह के लेक्चर आपको और ज़्यादा चाहिए तो। थैंक यू एवरीबॉडी।